नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वीडियो आ चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का और पार्ट 3 का दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने जाना था नए राष्ट्र की चुनौतियों के बारे में, ठीक है। नए राष्ट्र की कौन कौन सी 3 चुनौतियां थी उसके बारे में जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए। और पार्ट 2 में आज हम जानेंगे दोस्तों ये 3 टॉपिक को कवर करेंगे। भारत का विभाजन और विस्थापन के बारे में, भारत के विभाजन के परिणाम को जानेंगे और रजवाड़ों का विलय के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं विभाजन के बारे में और विस्थापन के बारे में। तो दोस्तों ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 मुल्कों में 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को बांट दिया गया, ठीक है। यानी कि जो दोस्तों भारत था वो उस पर जब ब्रिटिश शासन हुआ था, ठीक है, जब भारत पर ब्रिटिश शासन हुआ तो यह ब्रिटिश इंडिया कहलाया। अब इस इंडिया पर जब अंग्रेजों का शासन था तो उसने जब जाने वक्त भारत और पाकिस्तान को 2 मुल्कों में बांट दिया। लेकिन क्यों बांटा दोस्तों? मुस्लिम लीग, ठीक है, यहाँ के मुसलमानों का एक संगठन था मुस्लिम लीग। तो उसने दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी, उसकी सिफारिश की थी कि भारत 2 मुल्कों का देश है, जिसे 2 मुल्कों में बांट देना चाहिए। एक मुसलमानों के लिए जो कि जिसे पाकिस्तान बोला जाता है और एक हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, ठीक है। तो यह दोस्तों मुस्लिम लीग जो था उसकी दलील थी, उसका कहना था कि भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर इसे बांटना चाहिए। तो अंग्रेजों ने जाते जाते क्या किया था दोस्तों? 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, 1947 में। वहीं विभाजन की प्रक्रिया क्या थी? धार्मिक बहुसंख्यक, क्या थी? धार्मिक बहुसंख्यक, यानी दोस्तों विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया। जैसे कि जिस भूभाग में मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वो इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे, शेष भारत कहलाएंगे। यानी कि दोस्तों भारत के जो 2 हिस्से हैं वहाँ मुसलमान उस वक्त बहुत ज़्यादा था। एक था इधर पंजाब की तरफ और दूसरा था, एक था दोस्तों इधर पंजाब की तरफ, ठीक है, एक था इधर पंजाब की तरफ और दूसरा था इधर बंगाल की तरफ, ठीक है। तो ये बंगाल की तरफ जो मुसलमान था और इधर जो पंजाब की तरफ मुसलमान था, इससे क्या हुआ, जो पाकिस्तान है वो 2 हिस्सों में बांटा गया उसे। एक था पूर्वी पाकिस्तान, इधर वाला बांग्लादेश, जिसे बाद में बांग्लादेश बनाया गया, ठीक है। पूरब जो तरफ था वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और दूसरा यह पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया जो पंजाब की तरफ था। तो दोस्तों भारत को इस तरीका से 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो दोस्तों सबसे बड़ी त्रासदी पंजाब और बंगाल में हुआ था। वहाँ अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम वाले इलाके थे, जिसे बाद में धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, ठीक है। पंजाब और बंगाल में यही 2 में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसमें गैर मुस्लिम भी थे। ऐसा नहीं था कि जैसे कि ये पंजाब है, ठीक है, तो इस पंजाब में ऐसा इतना दूर सिर्फ है मुसलमान की आज़ादी, बाकी इतना दूर इस जिले में अलग अलग जो जिले थे, कितने जिले में ना जाने दूसरे कास्ट के, मतलब दूसरे धर्म के लोग थे, वो ज़्यादा थे, ठीक है, मुसलमानों से ज़्यादा थे बहुसंख्यक की आबादी में। तो इसे दोस्तों इस तरीक़ा से नापा गया जिले बाई जिला। जिस जिला में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी उस जिले को पाकिस्तान को दे दिया गया, बाकी शेष भारत के पंजाब रह गया, ठीक है। इसलिए पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है, दोनों जगह। तो दोस्तों विभाजन का परिणाम, यानी दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला? तो दोस्तों विभाजन के वक्त कई लोगों को तो यह पता भी नहीं था कि देश का बंटवारा होने वाला है आज़ादी तक। जब आज़ादी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हुई थी भारत की, तो उस वक्त कितने लोगों को पता भी नहीं था कि भारत में जो है विभाजन होगा, ठीक है। ये तो लोगों को अचानक से पता चला। अल्पसंख्यकों की दोस्तों जो परेशानी थी यह बहुत ही विकट थी, बहुत ही विकराल थी, ठीक है।
लोग अपने ही घरों में दोस्तों विदेशी बन चुके थे। कौन? अल्पसंख्यक, यानी जो भारत में थे वहाँ का अल्पसंख्यक कौन थे? मुसलमान। लाखों मुसलमान यहाँ रह चुके थे और लाखों हिंदू पाकिस्तान में फंस चुके थे। ठीक है, देश के बंटवारा के होने के बाद भी यही हाल था। तो जो यहाँ थे उन्हें पाकिस्तान जाना था, जो पाकिस्तान में थे हिंदू उन्हें भारत आना था। ठीक है, वही तो अल्पसंख्यक थे। तो उन पर जो है हमले शुरू हो गए कि तुम देश खाली करो, एक दूसरे का देश खाली करो। ठीक है, पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुओं को वहाँ से भगा रहे थे, यहाँ मुसलमान लोग जा रहे थे। तो दोस्तों ऐसा अफरा तफरी का माहौल हो चुका था, दोनों ही जगह पर लोगों पर हमले शुरू हो गए थे। तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के पास जल्दी ही घर को खाली कर वहाँ से चले जाना ही एकमात्र विकल्प था। तो यह था दोस्तों विभाजन का परिणाम। वहीं दोस्तों आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा त्रासदी से भरा था। आपको पहले बताया कि यह त्रासदी से भरा था, आकस्मिक अचानक हुआ था। ठीक है, अनियोजित तरीके से हुआ था। ये ऐसा नहीं कि सभी यहीं रहो और रूल बाय रूल सभी को भेजा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस आप एकदम आज रात को पता चला और कल सुबह सभी पर हमले शुरू हो गए थे, सभी को दौड़ दौड़ मतलब अफरा तफरी में देश को छोड़ना पड़ा था। ठीक है, अपना घर बार को छोड़ना पड़ा था। यह अब तक के दोस्तों सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था। ठीक है, यह अब तक के सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए थे दोस्तों। ठीक है, मुसलमानों के इलाकों में दोस्तों हिंदू सिख नहीं जा सकते थे और हिंदुओं के इलाकों में मुसलमान का आना जाना बंद हो गया था और बहुत ही भय वाला माहौल था। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने सीमा पार करने में सफलता पाई थी अब वह बेठिकाना हो गए थे, क्योंकि वहाँ जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए तो वहाँ वो जा कर के क्या हो गए? बेठिकाना हो गए। वहाँ उनका कोई घर नहीं था। अब वो उन्हें क्या करना था? उन्हें वहाँ उस देश के यानी पाकिस्तान के शरणार्थी कैंप में रहना था। ठीक है, आगे ज़िंदगी काटना था उसी में कुछ सालों तक। वैसे ही डायरेक्ट वहाँ जाकर के घर द्वार ये घर नहीं बना लेना था, वहाँ जाकर शरणार्थियों के कैंप में जाकर रहना था। तो वहाँ उन्होंने उन लोगों को और एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों बंटवारा सिर्फ देश का या जमीन का नहीं हुआ था, बंटवारा सामानों का भी हुआ था। जैसे कि आप देखिएगा वित्तीय संपदा, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी रेलवे के कर्मचारी आदि का बंटवारा हुआ था। ये सुनकर हंसी बढ़ रहा है नहीं हर चीज़ का बंटवारा हुआ था, यहाँ तक कि टेबल कुर्सी का भी। वहीं दोस्तों विभाजन के कारण करीब 80 लाख लोग जो थे उन्हें घर छोड़कर सीमा पार कर जाना पड़ा। करीब 5 से 10 लाख लोगों ने अपने जान गंवा दी है दोस्तों इस कारण, अब जो विभाजन हुआ था उसके वजह से। ठीक है दोस्तों, विभाजन के साथ क्या हुआ? विभाजन के साथ भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभाजन के साथ क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया था? किंतु 12% मुसलमान दोस्तों अब भी इस देश में थे। उस वक्त 12% उस वक्त मुसलमान अब भी भारत में ही थे, क्योंकि उन्हें भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए और वो 12% थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये इसी के साथ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया था? ठीक है, विभाजन के साथ तो ऐसा नहीं हो पाया था दोस्तों। हिंदुओं की आबादी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आगे है दोस्तों भारत के कौमी सरकार ने सभी को समान दर्जा देने का पक्षधर थे। यानी जो भारत की सरकार थी उस वक्त के जो सरकार थी उन्होंने सभी को समान दर्जा देने का पक्षधर थे। यानी कोई भी धर्म का हो सभी को एक समान दर्जा दिया जाएगा। ऐसा नहीं था कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया खाली हिंदुओं को यहाँ देखा जाएगा। वो सभी के एक समान जो है रूल सभी के लिए एक समान लाना चाहते थे। तो दोस्तों उस समय के जो सरकार थे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हिमायती थे। यानी उनका कहना था कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, यानी सभी धर्मों यहाँ मिल कर रहे, सभी धर्मों के लोग यहाँ मिल कर रहे। भारत हिंदुओं का देश नहीं हो बल्कि सभी देशों का देश हो, हिंदू राष्ट्र ना हो, ऐसा उनका कहना था। उनका कहना था क्या कि सभी जो थे मिल कर रहेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, चाहे किसी भी धर्म के लोग वहाँ हो सभी को एक समान अधिकार देना चाहते थे।
तो दोस्तों आ गया है रजवाड़ों का विलय। तो दोस्तों भारत जो है वो उसमें केवल और केवल एक चीज़ का टेंशन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि भारत में हर जगह पर हर राज्य में अलग अलग राजाओं का शासन था, ठीक है, हर राज्य में अलग अलग राजाओं का शासन था भारत में। तो दोस्तों उसे रजवाड़ा कहा जाता था उस वक्त। क्या कहा जाता है? रजवाड़ा। कुछ रजवाड़े दोस्तों छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो दोस्तों ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी जहाँ ब्रिटिश राज का डायरेक्ट हुकूमत था, ठीक है, पूरे जहाँ पर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज लोग का डायरेक्ट जो है प्रभुत्व था। और दूसरा था दोस्तों देसी रजवाड़े, यानी जहाँ के कुछ राजाओं के मतलब राजा लोग चलाते थे कुछ कुछ राज्यों को, उसे देसी रजवाड़े कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था किस पर? जिस पर अंग्रेजी प्रभुत्व वाले जो हिस्से थे उस पर अंग्रेजी जो सरकार था उसका पूरा का पूरा नियंत्रण था डायरेक्टली। लेकिन जहाँ पर रजवाड़े राजा लोग रहा करते थे, राजा लोगों का शासन था, वो कुछ टैक्स वगैरह दे करके उनसे बचे हुए थे, बस उनको कुछ देना था। जैसे कि कुछ छोटे बड़े आकार के जो राज्य थे दोस्तों, जिसे रजवाड़ा कहा जाता था, इस पर राजाओं का शासन था, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला इन्हें ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, ठीक है, ब्रिटिश राज के जो अधीनता है उसे इन्होंने स्वीकार कर रखा था। वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे, वह केवल अपने राज्य का मामले को देखते थे, ऐसा नहीं कि पूरा देश का। प्रत्येक 4 भारतीयों में से दोस्तों एक रजवाड़े की प्रजा थी, ठीक है। तो दोस्तों रजवाड़े की जो संख्या थी 565 थी। कितनी थी? रजवाड़ों की संख्या 565 थी। यानी सोचिए कि 565 छोटे मोटे छोटे बड़े रजवाड़े थे, छोटे बड़े राज्य थे जहाँ पर जो है राजाओं का शासन था, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के अधीनता में। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन जब घोषणा किया कि भारत के साथ ये रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है, भारत के साथ ये रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे, ब्रिटिश राज ने ऐसा घोषणा किया था दोस्तों। तो क्या होता है इससे दोस्तों, जो उनका ब्रिटिश राज को जो कहना था कि जो रजवाड़े हैं वह तो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर चाहे तो हिंदुस्तान में मिल जाए, या फिर चाहे तो खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। वह उन्होंने 3 ऑप्शन दिया था। किसने? ब्रिटिश शासन ने 3 ऑप्शन रजवाड़ों को दिए थे। तो दोस्तों स्वतंत्र रह सकते हैं यह तय करना राजाओं का हक था। ये जो तय करना था वह राजाओं का हक था, वो क्या उनसे आप पसंद करते हैं, या वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो थे त्रावणकोर के राजा, सबसे पहले कौन थे? त्रावणकोर के राजा जो थे उन्होंने अपने आप को आज़ाद करने रखने की घोषणा की, अपने आप को आज़ाद करने की घोषणा की थी, ठीक है। वह चाहते थे हम स्वतंत्र रहेंगे, किसी का अधीनता में नहीं। वहीं फिर दोस्तों अगला दिन हैदराबाद के जो निज़ाम थे, कौन थे? हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने भी ऐसी ही घोषणा की। तो दोस्तों इससे यह बात साफ हो चुकी थी कि भारत कई छोटे छोटे देशों में बंट जाने वाला था। यानी दोस्तों जो भारत है वह कई छोटे छोटे देशों में बंट जाता, जैसे ये एक देश, ये एक देश, ये एक देश, ऐसे करके अखंड भारत नहीं रह पाता। तो ये देखते हुए दोस्तों वहाँ जब भारत का अंतरिम सरकार जो थी, जो उस वक्त सरकार का काम कर रही थी, ये देखते हुए वहाँ भारत के अंतरिम सरकार ने कड़ा कदम उठाया। कौन सा कदम? ये रजवाड़ों को मिलाने का कदम, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। उड़ीसा में दोस्तों 26 रजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े रजवाड़े थे, वहीं 119 छोटे रजवाड़े थे, अन्य प्रशासनिक तंत्र भी थे। वहीं दोस्तों रजवाड़ों के शासकों को मनाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। किसने? सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी रजवाड़ों को मनाने में, ठीक है, रजवाड़ों के शासकों को मनाने में। उन्होंने दोस्तों कई रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल करने को राजी कर लिया था। किसने? सरदार पटेल ने। जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति अभी भारत में है गुजरात में, वो सरदार पटेल की है, ठीक है। तो दोस्तों जिन रजवाड़ों की सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान से मिलती थी
वह 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। वहीं दोस्तों अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने सहमति पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। थैंक यू।